Good morning to all of you in today's lecture of chiller refrigerant gases in chemical plants। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो मेरे चिलर्स होते हैं केमिकल प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं उनमें रेफ्रिजरेशन करने के लिए कौन कौन सी गैसेस यूज़ की जाती हैं, उन गैसेस की बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उन्हें सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया रहता है एंड वेरियस अदर थिंग्स रिलेटेड टू सेम। मेरा जो लेक्चर है उसके PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजली डाउनलोड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, तो केमिकल प्लांट में काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ यूज़ की जाती हैं। दे में भी हॉट ऑयल, स्टीम, नॉर्मल वाटर, चिल्ड वाटर, ब्राइन एक्सेट्रा। इसमें से अगर मेरे को ब्राइन का सॉल्यूशन बनाना है तो मेरे को निगेटिव साइड में टेम्परेचर्स लेके जाने पड़ते हैं। अब ये निगेटिव साइड टेम्परेचर्स को अचीव करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं चिलर्स का। अब सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि चिलर की हेल्प से हम निगेटिव में टेम्परेचर लेके कैसे जाते हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूँगा। अगर हम देखते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ चिलर्स की, तो बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। आपका कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, इवेपोरेटर हो गया और कंप्रेसर हो गया। ये पूरी की पूरी एक साइकिल चलती रहती है, जिसको मैंने 1, 2, 3 और 4 से डिनोट किया हुआ है। तो अब मैं आपको बेसिकली ये साइकिल एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं 1 से 2 मीन्स इवेपोरेटर में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 1 से 2 स्टेप में बेसिकली आपका एक लो प्रेशर लिक्विड या फिर गैस का मिक्सचर एंटर करता है आपका इवेपोरेटर में। यहाँ पे क्या होता है, जो हीट होती है फ्रॉम द प्रोसेस वाटर, वो क्या करती है आपके जो रेफ्रिजरेंट को है उसको बॉयल करती है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है लो प्रेशर लिक्विड से एक लो प्रेशर गैस में। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली रेफ्रिजरेंट जो है वो आपका वेपराइज होता है और वो हीट गेन करता है आपका चिल्ड वाटर से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट जब इवेपोरेटर से आउट करता है तो वो आपका वेपर्स में बेसिकली कन्वर्ट हो चुका होता है और आपको चिल्ड वाटर बेसिकली प्लांट में मिल जाता है। जो हीट है वो रेफ्रिजरेंट में ऐड होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर बट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चिल्ड वाटर, जिसकी वजह से आपको चिल्ड वाटर बेसिकली प्लांट में अवेलेबल हो पाता है। अब स्टेप 2 से 3 की बात करता हूँ। यहाँ पे जो भी मेरे को रेफ्रिजरेंट वेपर्स मिले हैं जो इवेपोरेटर से आए हैं, इनको बेसिकली कंप्रेस किया जाता है एक हाई प्रेशर और एक हाई टेम्परेचर गैस में। इसके लिए कंप्रेसर को काम करने के लिए बेसिकली एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से उसको प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं स्टेप 3 से 4 में कंडेंसर। यहाँ पे बेसिकली जो हाई प्रेशर गैस है वो एंटर करती है कंडेंसर में, जहाँ पे आपका जो भी प्लांट से आने वाला वाटर है, कूलिंग वाटर, वो इसमें सर्कुलेट किया जाता है। वो कूलिंग वाटर बेसिकली इससे हीट लेके जाता है, वो इससे हीट रिमूव करता है और यहाँ पे जो भी मेरी गैस है वो मेरी आपका कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो अपनी हीट रिजेक्ट करता है टू आउटसाइड कूलिंग वाटर। यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस होता है और जो बाहर वाला मीडिया है वो हीट अप होता है। मीन्स बाहर वाला कूलिंग वाटर जो है वो आपका हीट हो रहा है और यहाँ पे जो भी रेफ्रिजरेंट अंदर फ्लो कर रहा है वो आपका कंडेंस हो रहा है। और लास्ट स्टेप की अगर बात करते हैं, स्टेप 4 to 1, इसमें बेसिकली जो भी हाई प्रेशर लिक्विड है वो आपका ट्रेवल करता है टू द एक्सपेंशन वाल्व। इस एक्सपेंशन वाल्व का काफ़ी क्रिटिकल काम रहता है, ये आपका कंट्रोल करता है कि कितना रेफ्रिजरेंट आपका इवेपोरेटर के में जाना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी रेफ्रिजरेंट साइकिल जो है वो आपकी बिगन होती है। सो एक्सपेंशन वाल्व का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। अब अगर हम बात करते हैं इस पूरी की पूरी साइकिल की, तो याद रखिएगा कि इस पूरी साइकिल में बेसिकली आपने ये नोटिस किया होगा कि खाली एक गैस है, जो गैस आपके सिस्टम के अंदर फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा चिलिंग का साइकिल चलता है। इसी से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट गैस यूज़ होती है वो हमारे लिए कितना क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो अब हम बात करेंगे इन रेफ्रिजरेंट गैसेस की। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कंप्रेसर में पावर आई और ये आपका हीट एक्सचेंजर हो गया, ये आपका एक्सपेंशन वाल्व हो गया और ये आपका इवेपोरेटर हो गया।
अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मेरी रेफ्रिजरेंट गैसेस की, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो भी मेरी रेफ्रिजरेंट गैस है वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। मींस अगर वो रिलीज होती है तो किसी भी तरीके का मेरे को हैजार्ड नहीं होना चाहिए। नॉन फ्लेमेबल, अगर गलती से भी लीक होती है तो वो फायर नहीं पकड़नी चाहिए। नॉन एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। इसका क्रिटिकल प्रेशर जो भी है मेरे गैस का वो काफ़ी हाई होना चाहिए, बिकॉज क्रिटिकल प्रेशर जो है आपके रेफ्रिजरेंट का, इट शुड बी ओवर द कंडेंसर प्रेशर। अदरवाइज होगा क्या, द जोन ऑफ कंडेंसेशन जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपकी बेसिकली हीट रिजेक्शन वहाँ से होने लगेगी। नेक्स्ट है मॉडरेट डेंसिटी इन द लिक्विड फॉर्म, हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट से आपको क्या होगा, स्मॉलर एरिया और लोअर प्रेशर ड्रॉप में आपका काम चल जाएगा, जिस वजह से आप इक्विपमेंट्स को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं और आपका ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो बेसिकली आपका डिक्रीज हो सकता है। देन आपका हाई ऑयल सॉल्युबिलिटी, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो भी आपका रेफ्रिजरेंट गैस है अगर ये इसके साथ में मिक्सिबल नहीं होगी तो ये क्या करेगी, आपका बेसिकली सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऑयल जो है वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा इन द इवेपोरेटर, और जिसकी वजह से आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। इन गैसेस की वाटर सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज जितनी भी मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट गैसेस हम यूज़ करते हैं वो पानी के कांटेक्ट में आते ही आइदर एसिड और बेस आपका बनाती हैं, जिसकी वजह से आपके जो भी वॉल्स हैं और सील्स हैं या फिर जो भी मेटेलिक पार्ट्स हैं वो बेसिकली डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लो रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी कम होनी चाहिए, अदरवाइज ये गैस आपकी मेटल पार्ट्स के साथ में रिएक्ट करके आपके सिस्टम को काफ़ी जल्दी टाइम में डैमेज कर देगी। हाई डेंसिटी व्हेन इन गैसियस स्टेट, हाई वेपर डेंसिटी या फिर लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इसकी वजह से आपको एक स्मॉलर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है और जो वेलोसिटी है इसको भी बेसिकली कम रखा जाता है। अकॉर्डिंगली जो कंडेंसर के ट्यूब्स का साइज है वो भी आपका डिक्रीज हो जाता है। नॉन कोरोजिव, ये आपकी नॉन कोरोजिव होनी चाहिए, और एलिवेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन, मीन्स आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज आपका लोअर मास फ्लो रेट्स में ही काम चल जाएगा अगर आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। एक और चीज़ होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी आपका काफ़ी हाई होना चाहिए बिकॉज जो भी आपकी रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं वो आपकी मोटर की वाइंडिंग्स के साथ में टच में आके शॉर्ट सर्किट कर सकती है। इसीलिए अगर इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होगा तो डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको रेफ्रिजरेंट गैसेस को सेलेक्ट करते टाइम बेसिकली ध्यान देनी है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रेफ्रिजरेंट गैसेस कॉमन यूज़ की जाती हैं, तो इसमें काफ़ी सारे नाम आते हैं, जैसे R134A, R744, R717, R407C, R404A, R410A, R717। अब बेसिकली ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं अगर हम इनकी पूरी की पूरी कहानी समझते हैं तो स्टार्टिंग में जो रेफ्रिजरेंट गैसेस यूज़ की जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और फ्लेमेबल नेचर की होती थी, जैसे आपका अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड और प्रोपेन, इनको बेसिकली स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता था। लेकिन इनकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हुए। फिर नए आपके जो रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं उनका डेवलपमेंट हुआ जो आपकी बेसिकली नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल कैटेगरी की हैं। इनमें बेसिकली आपका आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका डेवलपमेंट 1928 के आसपास में हुआ, जिसमें आपका R12 गैस आती है, और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिसमें आपका R22 गैस आती है। इनसे बेसिकली हमको काफ़ी हाई लेवल की सेफ्टी मिली जो पहले अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इससे ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। इवन ग्लोबल वार्मिंग का रेट अगर आप CO2 से कंपेयर करते हैं तो ये नियर अबाउट आपका 1800 टाइम्स लार्जर है। इसीलिए इनमें से जो भी गैसेस सेलेक्ट की गई इसमें फिर चेंजेस किए गए, और फाइनली जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रेफ्रिजरेंट्स हैं वो बेसिकली है आपका R134A। ऐसा इसलिए बिकॉज ये आपका सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है,
इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी कम है, नॉन कोरोसिव है, नॉन कंबस्टिबल है और ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। ओजोन लेयर डिप्लीशन भी इससे बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। इसीलिए इन कंपैरिजन टू अदर रेफ्रिजरेंट गैसेस R134a ये सबसे ज़्यादा मार्केट डिमांड आज की डेट में इसकी है। इवन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्दर चेंज होंगी तो उसके हिसाब से ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी नीड, और हो सकता है कि कुछ नई रेफ्रिजरेंट गैसेस भी मार्केट में आए। ऐसे ही आपका R513a, इसका भी यूज़ आपने काफ़ी जगह देखा होगा। ये आपका बेसिकली मीडियम टेम्परेचर्स के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी भी जो ग्लोबल वार्मिंग टेंडेंसी है वो आपकी काफ़ी कम होती है। अब मेजर इम्पैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।